सुरेंद्र हिल एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि रवि वालिया उनके सामने इस तरह बात कर सकता है। उन्होंने कान पर उंगली रखकर देखा, जैसे समझ ही ना आ रहा हो कि अभी जो सुना वो सच है या नहीं। सुरेंद्र के बोलने से पहले ही गौरव बजाज गुस्से से चिल्ला पड़ा, रवि वालिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रवि ने जोर से ठहाका लगाया। उसने पास रखा स्टूल उठाया और बिना सोचे सीधे गौरव के सिर पर दे मारा। वो गुर्राया, तू है कौन जो मेरे सामने चिल्लाए? ये देखते ही हॉल में मौजूद हर इंसान डर गया। सबको लगा कि मामला यहां से कहीं और बिगड़ सकता है। सबको पहले लगता था कि हिल फैमिली का पलड़ा भारी रहेगा, पर रवि की हरकतें कुछ और ही कहानी बता रही थीं। सुरेंद्र ने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, रवि वालिया, तेरा हिसाब बाद में करेंगे। अभी उस बुजुर्ग वैद्य को बाहर निकाल। लेकिन रवि ने सुरेंद्र की तरफ देखा तक नहीं। उसने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया और तेजी से ईशान शर्मा के पास पहुंचा। मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर शर्मा, सब आपको बुला रहे हैं। आवाज भले तेज न थी, लेकिन पूरे हॉल में गूंज गई। गौरव फिर भड़क गया, रवि वालिया, मतलब क्या है इसका? बुजुर्ग वैद्य को बुलाओ। ये निकम्मा यहां क्यों ला रहे हो? दूसरों ने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो? रवि ने ठाका मारा और गुस्से से बोला, दिमाग खराब है क्या? मिस्टर शर्मा ही वो बुजुर्ग वैद्य हैं। इतना सा नहीं समझ में आता? हॉल में खलबली मच गई। ये नामुमकिन है, गौरव चिल्लाया। ईशान शर्मा बस एक निकम्मा लड़का है, ये कब वैद्य बन गया? सान्या खन्ना ने नाक सिकोड़ी। ईशान काल्मली खड़े हुए और मंच की ओर बढ़ गए। अर्जुन, उन्होंने आवाज लगाई। अर्जुन तुरंत आगे आया। उसके हाथ में एक बड़ा बोरा था। उसने बोरा उलट दिया और पल भर में सैकड़ों आत्मा पोषण गोलियां जमीन पर बिखर गईं। एक दो नहीं, कम से कम 700-800 गोलियां। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आत्मा पोषण गोली वैसे ही दुर्लभ थी। लोग एक गोली के लिए लाखों खर्च कर रहे थे, और यहां इतनी सारी? सुरेंद्र ने हंसते हुए कहा, साधारण गोलियां लाकर कह रहे हो कि ये आत्मा पोषण गोली है? उनकी बात पर बाकी लोग भी बोला शुरू हो गए, हमें कैसे पता ये असली है? तू तो तिवारी खानदान का जीजा है, वैद्य कब से बन गया? ठगने आए हो हमें? ईशान की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसी समय एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग तेजी से मंच की ओर भागते हुए आए। रवि घबरा गया और चिल्लाया, रोक लो उन्हें। ईशान ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। रुकने दो। बुजुर्ग ने एक गोली उठाई और ध्यान से देखने लगे। देखते देखते उनका चेहरा चमकने लगा और शरीर कांप उठा। उन्होंने उत्साह से कहा, ये सच में आत्मा पोषण गोली है। फिर वो ईशान की ओर मुड़े और उत्साहित होकर बोले, युवक, क्या ये गोलियां तुमने बनाई हैं? ईशान ने विनम्रता से उनका हाथ थामकर कहा, जी हां, पंडित हंसराज जी, ये गोलियां मैंने ही तैयार की हैं। ये सुनते ही पंडित हंसराज घुटनों के बल नीचे बैठ गए। मैंने आयुर्वेद में दशकों बिताए हैं, पर ऐसी चमत्कारी गोली कभी नहीं देखी। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ईशान तुरंत उन्हें उठाने लगे। वरिष्ठ महोदय, ऐसा मत कीजिए, मैं इस सम्मान का हकदार नहीं। पंडित हंसराज ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्र से ज्ञान नहीं तय होता। तुम्हारा ज्ञान मुझसे कहीं ऊंचा है। हॉल में मौजूद सब लोग ये देखकर अवाक रह गए। अगर पंडित हंसराज मान रहे हैं तो ये सच में असली गोलियां होंगी। मतलब ईशान शर्मा ही वो वैद्य थे। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, इसलिए तिवारी खानदान उनका सम्मान करता है। फिर अचानक सब ईशान की तरफ दौड़े। मिस्टर शर्मा, फॉर्मूला बेच दीजिए, 1 करोड़ दूंगा। मैं 10 करोड़ दूंगा। हमें सिर्फ एजेंसी चाहिए। हॉल पूरा पागलपन में बदल गया। उधर सुरेंद्र हिल का चेहरा काला पड़ चुका था। जो लोग कुछ समय पहले हिल फैमिली की तरफदारी कर रहे थे, अब पछताते हुए सिर पकड़ बैठे थे। 28 नवंबर सुबह 8:12 क्रब्दुल जीरो, खासकर जयदीप मित्तल सबसे ज्यादा मजाक वहीं उड़ा रहा था। उसी की अगुवाई में सारे लोग ईशान को निकम्मा कह रहे थे। ईशान ने मंच के नीचे खड़े व्यापारियों की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप सबको एजेंसी दे सकता हूं। बदले में बस 10% लूंगा। ये सुनते ही पूरा हॉल हिल गया। सिर्फ 10%? मतलब
लगभग मुफ्त। ईशान ने आगे कहा, लेकिन एक शर्त है। वह ठंडी नजर से सुरेंद्र हिल को देखते हुए बोला, हिल फैमिली के साथ किसी का भी सहयोग नहीं चलेगा और कीमत पूरे शहर में एक जैसी रखनी होगी। अगर कोई ये नियम तोड़ता है तो एजेंसी उसी वक्त छीन ली जाएगी। ये साफ था कि ईशान का निशाना सीधे हिल फैमिली थी। अगर कीमत एक होगी तो सुरेंद्र कहीं से भी सस्ते में खरीद नहीं पाएंगे। सुरेंद्र ने गुस्से में ईशान को घूरा और मेज पर मुक्का मारकर चिल्लाए, ईशान शर्मा, क्या सोचता है तू? इस घटिया गोली से तू मुझसे टक्कर ले लेगा? कभी नहीं। ईशान ने बिना डर के जवाब दिया, हो पाएगा या नहीं ये आप तय नहीं करेंगे। सुरेंद्र दांत पीसते हुए बोला, ठीक है, देखते हैं। कहकर वो गुस्से में नंबर 1 ग्रैंड मेंशन से बाहर निकल गया। उधर जयदीप मित्तल का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो धीरे धीरे ईशान के पास आया और शर्मिंदा होकर बोला, मिस्टर शर्मा, वो मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप बुरा मत मानना। ईशान ने बस एक नजर डालकर रवि को इशारा किया, रवि, इसे बाहर फेंकवाओ। जी मिस्टर शर्मा। रवि ने 2-3 आदमियों को बुलाया और जयदीप को पकड़कर सीधे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। सान्या खन्ना और गौरव बजाज भी सिर झुकाए बिना पीछे मुड़े मैदान छोड़कर भाग निकले। बाहर आते ही सान्या गुस्से में बुदबुदाई, ये कचरा आयुर्वेद कब से सीख गया? 3 साल वो ईशान के साथ रही थी और उन 3 सालों में ईशान बस कपड़े धोता था और खाना बनाता था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने ईशान ऐसी दुनिया खड़ी कर देगा। गौरव का चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। वह चुपचाप चलता रहा। सम्मेलन खत्म होने के बाद ईशान और पंडित हंसराज बैक स्टेज पहुंचे। ईशान ने बिना झिझक एक कागज उनके हाथ में पकड़ा दिया। हंसराज जी, ये लीजिए, आत्मा पोषण गोली का पूरा फॉर्मूला। फॉर्मूला हाथ में आते ही पंडित हंसराज की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अपनी उम्र में ऐसा चमत्कारी फॉर्मूला देख पाऊंगा। अब अगर मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। फिर वो अचानक बोले, युवक, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए ये गोली बनाया करूं। ईशान खुश होकर बोले, सच में हंसराज जी? हाँ, पूरा सच, बस मुझ पर भरोसा कर, पंडित हंसराज ने गंभीरता से कहा। ईशान मुस्कुरा दिए। पंडित हंसराज की मदद से ईशान का बहुत सारा समय बचेगा और हंसराज जी के पास कई शिष्य थे जो बाद में भी ईशान के लिए गोली बनाते रहेंगे। दोनों देर तक बातें करते रहे। ईशान को महसूस हुआ कि पंडित हंसराज सचमुच दवाओं के दीवाने हैं। उन्होंने पूरी जिंदगी आयुर्वेद को ही समर्पित कर दी। हंसराज जी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बस अफसोस ये है कि मेरी प्रतिभा थोड़ी कम थी, इसलिए पूरी जिंदगी लखनऊ में ही बीत गई। फिर उन्होंने ईशान की तरफ देखा और बोले, युवक, तेरे जैसे हुनर को लखनऊ में बंद नहीं रखना चाहिए। कम से कम आयुर्वेद सम्मेलन में हिस्सा ले, कोई बड़ा रैंक हासिल कर। इससे तेरा भी नाम होगा और लखनऊ का भी। आयुर्वेद सम्मेलन? ईशान हैरान रह गए। वो क्या होता है? पंडित हंसराज चौंक गए। तुझे पता नहीं? ईशान ने शर्मिंदा होकर सिर खुजाया। हंसराज जी, मैं बाहर बहुत कम निकलता हूं, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। हंसराज जी ने समझाया, आयुर्वेद सम्मेलन पूरे देश के वैद्यों और हकीमों की बड़ी प्रतियोगिता है। साल में 2 बार होती है। इसमें रैंक मिले तो बेहद दुर्लभ जड़ी बूटियां इनाम में मिलती हैं। फिर उन्होंने जो बताया उसने ईशान को हिला दिया। पिछले साल छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला इनाम 100 साल पुराना औषधिराज था। ये सुनकर ईशान सीधा खड़े हो गए। उनकी आंखें चमकने लगीं। हंसराज जी, सच? 100 साल पुराना औषधिराज? अगर ईशान को वो मिल जाए तो वो लगभग 10 इंची संग्रहण गोलियां बना सकता था और फिर उसकी ताकत आकाश छू लेगी। हंसराज जी ने सिर हिलाया। हां, बिल्कुल सच। फिर हल्की उदासी से बोले, मैंने कई बार कोशिश की पर लखनऊ के लिए एक भी रैंक नहीं ला पाया। मैं तो हार मान चुका था, लेकिन तू अगर गया तो न सिर्फ रैंक लाएगा बल्कि पूरे लखनऊ का नाम ऊंचा कर देगा। ईशान शर्मा बहुत खुश था। उसने पंडित हंसराज जी का हाथ पकड़कर कहा, हंसराज जी, आप चिंता मत कीजिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला नंबर मैं ही लेकर आऊंगा। ईशान के पास बहुत पुराने और खास नुस्खे थे। अभी भले वो बहुत ऊंची स्तर की गोलियां नहीं बना पाता था, लेकिन अगर 1 महीने में थोड़ा भी आगे बढ़ गया तो आयुर्वेद सम्मेलन में उसे कोई नहीं हरा सकेगा। पंडित हंसराज भावुक होकर बोले,
अगर लखनऊ को इस बार पहला स्थान मिल जाए तो मुझे मरते वक्त भी कोई दुख नहीं रहेगा। ईशान को पता चला कि अगला आयुर्वेद सम्मेलन ठीक 1 महीने बाद होने वाला है। उसे इस 1 महीने में अपनी कला को और बढ़ाना था। ईशान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे पता था कि एकता तिवारी जैसी लड़की के साथ कोई भी मामूली आदमी टिक नहीं सकता। एकता उस पर भरोसा कर रही थी, इसलिए वो उसे निराश नहीं करना चाहता था। एकता, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, ईशान ने धीमे से कहा और उसकी आंखों में दृढ़ता साफ दिख रही थी। उधर हिल हवेली में सुरेंद्र हिल का गुस्से से बुरा हाल था। वो हरामखोर मुझसे खेल गया। सुरेंद्र ने मेज पर रखा फूलदान जोर से फेंक दिया। अभी अभी अस्पताल से लौटा बेंजामिन हिल घबराकर बोला, पापा क्या हुआ? सुरेंद्र ने गुस्से से कहा, चुप रह, सब तेरी वजह से हुआ। बेंजामिन हैरान था, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? तभी गौरव बजाज हंसते हुए आया और बोला, हिल साहब, मेरी मानिए, ईशान शर्मा को रास्ते से हटा दो। सुरेंद्र ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। बेवकूफ मत बन, अगर हमने ईशान को मार दिया और एकता तिवारी सामने आ गई तो तू जिम्मेदारी लेगा? गौरव एक कोने में जाकर चुप बैठ गया। सुरेंद्र ने गहरी सांस ली। हमारी कंपनी के पास सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, 10 से ज्यादा एक्सपर्ट हैं। एक छोटी सी आत्मा पोषण गोली हमें नहीं रोक सकती। अगली सुबह ईशान जल्दी उठ गया और जड़ी बूटियां लेने मंडी गया। बेंजामिन हिल के आने के बाद से उसे असुरक्षा महसूस हो रही थी। अगर एक बेंजामिन इतना सिरदर्द दे सकता है तो राजधानी में कितने लोग एकता को पाने के लिए घूम रहे होंगे? वो समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता था। ईशान और रवि वालिया दोनों मंडी पहुंचे। यहां हर सुबह सैकड़ों स्टॉल लगते थे, सब्जियां, मांस और पहाड़ों से आई जड़ी बूटियां। रवि ने उतरते ही कहा, मिस्टर शर्मा, मैं पहले भी आया हूं, यहां कुछ खास नहीं मिलता। ईशान हंस दिया, क्योंकि तुम असली चीज पहचानते ही नहीं। दोनों आगे बढ़े। आधी गली घूमने के बाद भी कोई अच्छी जड़ी नहीं मिली। तभी सबसे आखिरी में एक छोटा सा स्टॉल दिखा। ज्यादातर चीजें सामान्य थीं, लेकिन एक सूखी सी अश्वगंधा की जड़ को देखकर ईशान की आंखें चमक उठीं। उसमें बहुत तेज औषधीय सुगंध थी। ईशान ने पूछा, भैया, यह अश्वगंधा कितने की? स्टॉल वाला बोला, 30,000। रवि भड़क गया, अरे चोरी कर रहा है क्या? लेकिन ईशान शांत था। उसने कहा, ठीक है, 30,000 ही सही, मैं लेता हूं। रवि ने पैसे दे दिए। जैसे ही ईशान अश्वगंधा उठाने लगा, अचानक किसी ने उसे छीना। 17-18 साल की एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ब्रांडेड कपड़े, हल्का मेकअप, पीछे बॉडीगार्ड। साफ था कि घराना बड़ा था। लड़की बोली, ये अश्वगंधा मुझे चाहिए। ईशान ने शांत स्वर में कहा, मिस, ये मैंने पहले देखी और पैसे भी दे दिए। लड़की घमंड से बोली, अब मेरे हाथ में है तो ये मेरी है। ईशान गुस्सा पी गया। थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। लड़की उछल पड़ी, तमीज तेरे बाप को सिखाऊंगी। जो मुझे पसंद आता है वो मेरा हो जाता है। ईशान सख्त आवाज में बोला, अश्वगंधा वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। लड़की हंस पड़ी, मुझे डरा रहा है, पता है मैं कौन हूं। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, अर्जुन, इसे समझा दे मैं कौन हूं। उसी वक्त अर्जुन चौंक गया। मिस कुमुद? ईशान ने पूछा, तू इसे जानता है? अर्जुन बोला, मिस्टर शर्मा, ये मेरे गुरुजी की बेटी हैं, कुमुद ओंझा। कुमुद गर्व से बोली, अब समझ आया ना कि मैं कौन हूं। अब हट जा वरना टांगे तोड़ दूंगी। ईशान बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, ये अश्वगंधा मेरी है। कुमुद गुस्से से लाल हो गई। मेरा बाप थॉमस ओझा है, लखनऊ का सबसे ताकतवर आदमी। ईशान ने हाथ हिलाया और अश्वगंधा उसके हाथ में वापस आ गई। कुमुद हक्का बक्का रह गई। वो चिल्लाई, ये अश्वगंधा मुझे अभी वापस दे। ईशान ने कहा, नहीं दूंगा। कुमुद तड़पकर उसकी तरफ झपटी ही थी कि अर्जुन बीच में आ गया और बोला, मिस कुमुद, प्लीज, ये अश्वगंधा सच में मिस्टर शर्मा की है। अर्जुन की बात सुनते ही कुमुद तमतमा गई। उसने जोरदार थप्पड़ अर्जुन के गाल पर मारा और चिल्लाई, नालायक, तू मेरी चीज वापस क्यों नहीं लाया? 28 नवंबर सुबह 8:17 कुड अब्दुल 0। अर्जुन ने कुमुद ओंझा का थप्पड़ चुपचाप सह लिया, लेकिन उसका हाथ अब भी कुमुद की कलाई को मजबूती से पकड़े था। कुमुद ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा न सकी।
वह गुस्से में पीछे मुड़ी और अपने बॉडीगार्ड पर चिल्लाई, रोहन राठौर, इसे पीट दो। रोहन एक कदम आगे आया और बिना कोई बात किए उसने अर्जुन की कलाई पर जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज गूंजी और दर्द से अर्जुन का हाथ अपने आप ढीला पड़ गया। रोहन ने ताना मारते हुए कहा, अर्जुन, रवि वालिया के साथ घूमते घूमते अपनी औकात भूल गया है क्या? अर्जुन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा, बड़े भैया, सच में इस बार मिस कुमुद की गलती थी। रोहन तुरंत झल्लाकर बोला, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा है इनकी रक्षा करनी है। कुमुद गुस्से से दहाड़ते हुए चिल्लाई, बहुत हो गया रोहन, इसे मेरे सामने ही पीट दो। ईशान का चेहरा और ठंडा पड़ गया। उसने कुमुद को घूरते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में इतना घमंड? तुम्हारे मां बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? कुमुद की आंखें गुस्से से फैल गईं। तू मेरे मां बाप पर बोल रहा है? रोहन राठौर, इस कमीने को अभी पीट। रोहन ईशान की तरफ बढ़ा, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, लड़के, अश्वगंधा मिस को दे दे, माफी मांग ले, वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा। ईशान हंस पड़ा, तू इसके लायक भी है? रोहन का चेहरा तमतमा गया। अच्छा, तो तू मरने पर तुला है? इतना कहकर उसने ईशान पर मुक्का तानकर हमला किया। रोहन ताकतवर था, अर्जुन से भी ज्यादा, पर अर्जुन जैसा तेज नहीं, और ईशान से मुकाबला करना तो उसके बस में था ही नहीं। ईशान ने बिना ऊपर देखे एक तेज लात रोहन के पेट पर मारी। रोहन की मुट्ठी अभी ईशान तक पहुंची भी नहीं थी कि वह झटाक से हवा में उड़ा और जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके मुंह से खून की उल्टी निकल गई। कुमुद को रोहन की हालत देखकर जरा भी दुख नहीं हुआ। वह खुद गुस्से में ईशान पर झपटी। तू खत्म हो गया, मेरे पापा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुमुद हाथ पैर चलाती हुई ईशान पर हमला करने लगी। ईशान का सब्र जवाब देने लगा। मन कर रहा था एक थप्पड़ में इसे चुप कर दे, पर उसकी परवरिश और संस्कार आड़े आ गए। वह औरत पर हाथ नहीं उठा सकता था। खुशकिस्मती से अर्जुन ने फौरन आगे बढ़कर कुमुद को पीछे खींच लिया। कुमुद कुछ दूर खड़ी होकर गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, तू इंतजार कर, मेरे पापा तुझे बख्शेंगे नहीं। ईशान ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और रवि के साथ गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चलते ही अर्जुन बोला, मिस्टर शर्मा, सच में माफ करना। ईशान ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। इसमें तेरी गलती ही क्या है? उल्टा अब मुझे तेरे गुरुजी पर शक हो रहा है। इतनी बदतमीज बेटी पाल रखी है तो खुद भी शायद। अर्जुन घबराकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, गुरुजी बहुत अच्छे इंसान हैं। बस सालों पहले उनकी लड़ाई किसी बहुत खतरनाक आदमी से हुई थी। उस आदमी ने गुरुजी की पत्नी को मार डाला। तब से गुरुजी को कुमुद पर बहुत गिल्ट है, इसलिए उसे हद से ज्यादा लाड प्यार मिलता है। यह सुनकर ईशान शांत हो गया और कुछ नहीं बोला। रवि वालिया ने ईशान को ड्रैगन राइजिंग सोसाइटी उतारा। जाने से पहले अर्जुन बोला, मिस्टर शर्मा, चिंता मत करो, मैं गुरुजी को सब सच बता दूंगा। ईशान ने सिर हिलाया। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर थॉमस ओझा सामने आ भी गया तो ईशान को उसे सबक सिखाने में मजा ही आएगा। घर पहुंचते ही ईशान उतावलेपन में अश्वगंधा निकाल लाया। दिखने में सूखी और मुरझाई थी, पर उसकी सुगंध अजब थी। जांच में पता चला कि यह कम से कम 10 साल पुरानी थी, अब तक की सबसे बेहतरीन जड़ी। ईशान ने तुरंत चीज संग्रहण गोली बनाना शुरू किया। उसके पास आध्यात्मिक अग्नि नहीं थी, इसलिए साधारण आग पर ही काम करना पड़ा। उसने मिट्टी के बर्तन में अश्वगंधा डाली, ची का इस्तेमाल कर उसे पकाना शुरू किया। 2 घंटे बीत गए। ईशान की ची भी खत्म होने लगी। अचानक धड़ाम की तेज आवाज के साथ बर्तन फट गया। अंदर 2 मूंगफली के बराबर चीज संग्रहण गोलियां चमक रही थीं। ईशान दंग रह गया। दो गोलियां बन गई। वह खुशी से पागल होने वाला था। उसे लगा था 1 बनेगी, पर 2 मिल गईं। 10 साल की जड़ी से 2 गोलियां, तो 20 साल, 30 साल, 100 साल की जड़ी से कितनी बनेंगी? ये सोचकर उसका जोश बढ़ गया। उसने बिना देर किए दोनों गोलियां निगल लीं। उधर ओझा खानदान में माहौल गर्म था। लखनऊ का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट थॉमस ओझा बहुत चिंतित बैठा था। उनका स्कूल गुप्ता खानदान मार्शल आर्ट स्कूल से बड़े मुकाबले में उतरने वाला था। शिष्यों का मुकाबला था, पर असल में दोनों खानदानों की प्रतिष्ठा दांव पर थी।
थॉमस को खबर मिली थी कि गुप्ता खानदान ने बाहर से किसी बहुत शक्तिशाली फाइटर को बुलाया है। हार गए तो ओझा स्कूल की साख मिट्टी में मिल जाएगी। उसी समय कुमुद गुस्से में कमरे में दाखिल हुई। पापा, उस हरामी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। थॉमस ने माथा पकड़ लिया। फिर से किसी से लड़ाई? अभी। कुमुद ने रोते गुस्से में बताया कि कैसे वो लड़का उससे भिड़ गया। थॉमस ने रोहन से पूछा, बता क्या हुआ? मैंने तुझे कुमुद की रक्षा के लिए रखा है। रोहन ने शर्मिंदा होकर कहा, गुरुजी, वो लड़का बहुत ताकतवर है, मैं उसके सामने टेक ही नहीं पाया। हाँ, एक लात में उड़ गया, कुमुद ने तिरस्कार से कहा। थॉमस ये सुनकर चौंक गए। लखनऊ में इतना ताकतवर लड़का भी है? रोहन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, गलती मेरी थी, मैंने उसे हल्के में ले लिया। कुमुद ने नाक सिकोड़ी। बहाना मत बना, पूरा बेकार है। लेकिन थॉमस गंभीर हो गए। उनके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या वही लड़का ओझा स्कूल को हार से बचा सकता है? लेकिन अब दिक्कत यह थी कि कुमुद ने उससे दुश्मनी ले ली थी। तभी कुमुद बोली, और हां, अर्जुन ने भी उसका साथ दिया। यह सुनते ही थॉमस की आंखें चमक उठीं। वह जोर से हंसे। लगता है किस्मत हमारी मदद कर रही है। अर्जुन को तुरंत बुलाओ। कुमुद यह समझी कि पापा अर्जुन को सजा देंगे, इसलिए उत्साह से बोली, मैं अभी बुलाती हूं। ड्रैगन राइजिंग सोसाइटी में पूरी रात ईशान शर्मा जागता रहा। उसने 2 चीज संग्रहण गोलियां खाई थीं, जिनकी शक्ति उसके दांतियान में तेजी से फैल रही थी। पूरी रात लग गई, तब जाकर गोलियों की ताकत उसके शरीर ने पूरी तरह से अपना ली। सुबह ठीक 9 बजे उसकी आंखें अचानक खुलीं। उसकी आंतरिक शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी और उसके भीतर एक अलग तरह की स्थिरता और मजबूती आ गई थी। साधना सिर्फ ताकत नहीं बढ़ाती, इंसान के मन और स्वभाव को भी बदल देती है। कहते हैं कि असली महापुरुष 7 भाव और 6 इच्छाएं भी त्याग देते हैं। ईशान अभी शुरुआत में था, पर उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने महसूस किया कि वह अब ची शोधन अवस्था की 5वीं परत पर पहुंच चुका है, सीधे 2 स्तर ऊपर। ईशान खुद भी मुस्कुरा दिया। आधार स्थापना अवस्था अब बस एक कदम दूर थी। उसी समय अर्जुन ड्रैगन राइजिंग सोसाइटी पहुंच गया। मिस्टर शर्मा, अर्जुन ने आते ही कहा। ईशान ने उसे देखकर हल्की भौहें उठाईं। क्या? तेरे गुरुजी अब मुझसे लड़ने आ रहे हैं? अर्जुन ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें सारी बात पता चली और उन्होंने आपकी माफी के लिए आज रात एक खास डिनर रखा है। डिनर? ईशान हैरान रह गया। थॉमस ओझा इतने विनम्र, फिर उनकी बेटी का स्वभाव इतना बदतमीज कैसे? अर्जुन ने कार से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला। ईशान ने खोला। अंदर 10 साल पुराना जिनसेंग था। इतनी कीमती चीज देखकर ईशान को खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई। थॉमस ने तो जरूरत से ज्यादा सम्मान दिखाया था। ठीक है, कब? ईशान ने पूछा। आज रात 7 बजे, मैं आपको लेने आऊंगा। ईशान ने हामी भर दी। उधर तिवारी बंगले में एकता तिवारी भले बाहर नहीं निकल रही थीं, लेकिन पूरे लखनऊ की हलचल पर नजर बनाए हुए थीं। हाथ में आत्मा पोषण गोली लिए वह मुस्कुराईं। ये एक गोली हिल खानदान को कुचलने के लिए काफी है। उनके सेक्रेटरी ने कहा। मैडम, आप हिल खानदान को कम मत समझिए। एकता ने बात काटकर कहा। मैं उन्हें कम नहीं समझ रही। उन्हें साफ महसूस हुआ था कि जो हाइड्रेटिंग गोली ईशान ने पिछली बार दी थी, वह साधारण चीज नहीं थी। उसे खाने के बाद उनकी त्वचा पहले से भी ज्यादा निखर गई थी। राजधानी में भी उन्होंने ऐसा असर कभी नहीं देखा था। अचानक वह बोली, मेरे सारे बॉडीगार्ड्स भेजो। ईशान शर्मा की सुरक्षा और मजबूत करो। सेक्रेटरी चौंक गया। क्या किसी को ईशान को नुकसान पहुंचाना है? एकता ने एक ठंडी मुस्कान दी। डूबता कुत्ता कभी भी कुछ भी कर सकता है। हिल खानदान गिरने वाला है, पता नहीं क्या करके भाग जाए। सेक्रेटरी समझ गया था, एकता तिवारी को कुछ हुआ तो माइक तिवारी पूरा शहर जला देगा। इसलिए उसने तुरंत एकता के गुप्त बॉडीगार्ड्स को ईशान की सुरक्षा में लगा दिया। रात को अर्जुन ईशान को लेकर ओंझा खानदान पहुंचा। आंगन में बड़ी दावत सजी थी। हर कोई ईशान का इंतजार कर रहा था। कुमुद ओंझा पहले ही गुस्से में थी। पापा, ये क्या है? इसने आपकी बेटी को मारा और आप इसे डिनर पर बुला रहे हो, ऊपर से 10 साल का जिनसेंग दे रहे हो। थॉमस ने लाचारी से कहा। बेटा, हमें उससे एक काम है, मजबूरी है।
तो मैं यूं ही पिटती रहूं? कुमुद ने ठंडे चेहरे से कहा। थॉमस ने सोचा और बोला, ऐसा कर, वो हमारा काम कर दे, फिर मैं तेरे लिए उसे सबक सिखा दूंगा। सच? कुमुद के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। सच में? थॉमस ने कहा। थोड़ी देर बाद ईशान और अर्जुन आ गए। थॉमस तुरंत आगे बढ़े और मुस्कुराकर बोले, मिस्टर शर्मा, आखिर आप आ ही गए। इतनी इज्जत देखकर ईशान भी विनम्र हो गया। कुमुद चुप नहीं बैठी। वह तिरस्कार भरी नजरों से ईशान को देखते हुए बोली, कुछ लोगों को देखते ही भूख मर जाती है। थॉमस हंसकर बोले, माफ करना मिस्टर शर्मा, बेटी को मैंने बहुत ज्यादा बिठा बिठाकर बिगाड़ दिया है। ईशान ने बस हल्की मुस्कान दी। कुछ देर खाने पीने के बाद थॉमस ओझा ने असली बात छेड़ी। मिस्टर शर्मा, आपको बुलाया वास्तव में मदद के लिए है। ईशान ने समझ लिया था, इतना सम्मान यूं ही नहीं था। थॉमस ने गुप्ता खानदान वाले मुकाबले की पूरी बात बताई। ईशान ने पूछा, आप खुद क्यों नहीं लड़ते? इससे पहले कि थॉमस कुछ कहते, कुमुद हंसकर बोली, शिष्यों का मुकाबला है, पापा लड़ ही नहीं सकते, वरना तुझे बुलाने की लोड़ क्या थी? ईशान ने उसे नजरअंदाज किया और कहा, ठीक है, मैं मान गया। गिफ्ट लेकर लौटाना गलत होता। थॉमस खुश होकर वाइन का ग्लास उठाने ही वाले थे कि बाहर से आवाज आई, ओझा अंकल। एक लंबा, हैंडसम, टीवी हीरो जैसा लड़का अंदर आया। कुमुद तो खुशी से उछल पड़ी, दौड़कर उसके गले लग गई। लुक, तू यहां कैसे? लुक मुस्कुराकर बोला, सुना है गुप्ता खानदान से मुकाबला है, इसलिए पापा ने मुझे भेजा है। थॉमस पहले तो चौंके, फिर बोला, लेकिन उन्होंने एक बड़ा मास्टर बुलाया है। लुक ने आत्मविश्वास से कहा, अंकल टेंशन मत लीजिए, मैंने 1 महीने पहले आंतरिक शक्ति जगा ली है। सच में? थॉमस की खुशी का ठिकाना नहीं था। लुक ने थोड़ा घमंड से कहा, हाँ, अब मैं प्रथम श्रेणी आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ हूं। कुमुद खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वह दौड़कर ईशान के सामने आई और बोली, अब मेरा लुक आ गया है, हमें तेरे जैसे कचरे की जरूरत नहीं, निकल यहां से। ईशान ने थॉमस की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ कहेंगे, लेकिन थॉमस भी मुस्कुराते हुए बोले, कुमुद ने सही कहा, लुक आ गया है, अब आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। 28 नवंबर सुबह 8:27 00। थॉमस ओझा ने जिस तरह से अचानक बात बदल दी, उसे देखकर ईशान शर्मा का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि थॉमस इतनी आसानी से पलट जाएंगे। अभी कुछ देर पहले तक इतनी इज्जत, इतना स्वागत, और अब ये। ईशान ने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, ओझा साहब, इसका मतलब क्या है? थॉमस ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैंने पहले ही सोच लिया था, लेकिन गुप्ता फैमिली आसान नहीं है। सुना है उन्होंने कोई बड़ा मास्टर बुलाया है, और मेरी बेटी कुमुद, उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं। ईशान हल्का सा हंसा और बोला, ओझा साहब, आपकी बेटी को मैं भी पसंद नहीं करता। थॉमस की आंखें एक पल को झपकीं, लेकिन ईशान आगे बोला, और हां, मैंने आपकी जिनसिंग ली है, बदले में कुछ करूंगा। थॉमस चौंक गए। क्या करोगे? ईशान ने शांत स्वर में कहा, मैं आपके गुप्ता फैमिली वाले मुकाबले में मदद करूंगा। एकदम से थॉमस की आंखें चमक उठीं। उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी, वह फिर से जाग गई। मिस्टर शर्मा, सच कह रहे हो? उन्होंने उत्साह से पूछा। ईशान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। थॉमस खुशी से भर गए और आगे बढ़कर ईशान को गले लगा लिया, लेकिन ईशान का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। ओझा साहब, मुझे लगता है आपकी बेटी को सबक मिलना चाहिए, उसने गंभीरता से कहा। थॉमस तुरंत कुमुद की तरफ मुड़े। कुमुद, तुम गलत थी, माफी मांगो। कुमुद ने ठंडी सांस ली, चेहरा सख्त रखा और बोली, मिस्टर शर्मा, मैंने आपको गलत समझा, माफ कीजिए। ईशान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। थॉमस ने हल्के हंसते हुए कहा, कुमुद को माफ कर दो, वो अभी बच्ची है। ईशान ने सिर हिलाया, मैं नहीं मानता। थॉमस ने कुमुद को समझाया, चलो अब खाना खा लो। लेकिन कुमुद का गुस्सा अभी भी बाकी था। उसने चॉपस्टिक उठाई और मेज पर जोर से पटकी। कुछ लोगों को देखकर भूख मर जाती है। ईशान ने थॉमस को देखा और बोला, आपकी बेटी की तमीज अभी भी वही है? थॉमस ने हंसकर कहा, माफ करना मिस्टर शर्मा, मैंने इसे बहुत लाड प्यार में रखा है। ईशान हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके मन में साफ था कि थॉमस अपनी बेटी को सुधारने का कोई इरादा नहीं रखते। कुछ देर बाद
3 पैग शराब और 5 डिश के बाद थॉमस ओझा ने आखिर वह बात कह ही दी। मिस्टर शर्मा, सच कहूं तो मैंने आपको एक मदद के लिए बुलाया है। ईशान समझ गया। जितना सम्मान दिखाया गया था वो सब किसी काम की वजह से था। चूंकि आपका गिफ्ट मैं ले चुका हूं, जो कहना है कहिए। थॉमस ने गुप्ता खानदान के साथ होने वाले मुकाबले के बारे में पूरी बात बता दी। ईशान ने पूछा, आप खुद क्यों नहीं लड़ते? थॉमस कुछ बोलते, इससे पहले ही कुमुद बीच में कूद पड़ी। समझ में नहीं आता, शिष्यों का मुकाबला है, पापा कैसे लड़ सकते हैं, वरना इसे बुलाने की क्या जरूरत थी? ईशान ने उसे अनदेखा किया और कामली बोला, ठीक है, मैं यह चुनौती मानता हूं। थॉमस बेहद खुश हुए और उठकर ग्लास उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। उसी समय बाहर से आवाज आई, ओझा अंकल। सब मुड़े। दरवाजे पर 20-25 साल का लंबा हैंडसम लड़का खड़ा था, जैसे किसी टीवी शो का हीरो हो। कुमुद तो उसे देखते ही उछल पड़ी। लुका, तू यहां कैसे आया? लुका मुस्कुराया और बोला, सुना है आपका मुकाबला है, पापा ने मुझे मदद के लिए भेजा है। थॉमस फौरन खुश हो गए। बहुत अच्छा किया लुका, लेकिन ध्यान रखना, गुप्ता खानदान ने भी कोई बड़ा मास्टर बुलाया है। लुका ने गर्व से कहा, अंकल, 1 महीने पहले मैंने आंतरिक शक्ति जगा ली है। थॉमस की आंखें फैल गईं। सच में? हां, मैं अब प्रथम श्रेणी आंतरिक शक्ति विशेषज्ञ हूं। लुका ने गर्व से कहा, कमाल, सचमुच जीनियस हो। थॉमस ने उत्साह में लुका का हाथ पकड़ लिया। कुमुद खुशी से चमकती हुई ईशान के सामने आई और बोली, अब मेरा लुका आ गया है, हमें तेरे जैसे कचरे की अब जरूरत नहीं, अभी निकल जा यहां से। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। वह चुप रहा, लेकिन उसकी नजर थॉमस पर गई और उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब थॉमस भी मुस्कुराते हुए बोले, कुमुद सही कह रही है, लुका आ गया है तो अब आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। लुका रावत ने प्यार से कुमुद ओझा के बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। ईशान शर्मा का सब्र अब टूटने ही वाला था। उसे कुमुद ओझा जैसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जैसे ही वह पलटकर बोलने लगा, थॉमस ओझा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जाने दो इसे। पापा! कुमुद ने गुस्से में पैर पटका। थॉमस फटकर बोले, चुप कर जा तू। ईशान के दिल में थोड़ी बहुत हत्या की भावना अभी भी बची थी। 5वीं परत वाली ची शोधन अवस्था में पहुंचने के बाद से उसका दिल और भी ठंडा होता जा रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ओझा साहब, सलाह दूंगा, अपनी बेटी को थोड़ा तमीज सिखा दीजिए, वरना एक दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। ईशान ने सभी को ठंडी नजर से देखा और वहां से चला गया। ईशान के जाते ही कुमुद चीखी, पापा, ये क्या था? न खुद बदला लिया, न लुका को लेने दिया। थॉमस ओझा ने लंबी सांस लेकर कहा, बेटी, उस लड़के के पीछे तिवारी खानदान है। अपमान करना अलग बात है, लेकिन अगर हाथ उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर लुका भी थोड़ा शांत हो गया, लेकिन कुमुद अब भी अड़ी थी। मुझे किसी तिवारी खानदान से डर नहीं, बदला लेकर रहूंगी। ईशान और अर्जुन ओझा हवेली से बाहर निकलकर रास्ते में चल रहे थे। अर्जुन का मन बहुत भारी था। ड्रैगन राइजिंग सोसाइटी पहुंचते ही वह धप से घुटनों पर बैठ गया। मिस्टर शर्मा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे निकले। अर्जुन खुद को ही कोस रहा था। ईशान ने उसे उठाया और कहा, इसमें तेरी गलती नहीं है, उल्टा तूने मुझे हैरान कर दिया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाया। ईशान ने आगे कहा, ओझा खानदान जैसे गंदे माहौल में भी तू साफ निकला, ये तेरे सिद्धांतों की निशानी है। अर्जुन ने शर्म से सिर झुका दिया। थैंक यू मिस्टर शर्मा। ईशान ने मुस्कुराकर पूछा, तुझे आंतरिक शक्ति सीखनी है ना? अर्जुन फौरन बोला, हां, बहुत चाहता हूं। ईशान ने कहा, ठीक है, 3 दिन बाद मेरे पास आना, मैं सिखाऊंगा। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच में? ईशान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मर्द का वादा कील की तरह होता है, एक बार ठोक दिया तो ठोक दिया। अर्जुन खुशी से फिर घुटनों पर बैठ गया। अर्जुन के जाने के बाद ईशान घर लौटा। अर्जुन वर्धन ने उसके चेहरे को देखकर पूछा, मिस्टर शर्मा, क्या हुआ? ईशान ने चाय पीते हुए कहा, ओझा खानदान ने जो सिखाया है, बाहर से शरीफ, अंदर से खराब। अगली सुबह ईशान और अर्जुन वर्धन सुबह सुबह दौड़ने निकले। 30 चक्कर, 2 से ज्यादा घंटे। अर्जुन वर्धन हाँफ रहा था, लेकिन ईशान बिल्कुल स्थिर। मिस्टर शर्मा,
वो सांस वाली तकनीक कब सिखाओगे? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। ईशान ने हंसकर जवाब दिया, जल्दबाजी मत कर, वादा किया है तो सिखाऊंगा। जब दोनों घर लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के सामने एक लग्जरी गाड़ी खड़ी है। एक 50-55 साल का आदमी वहां खड़ा था। ईशान ने पूछा, आप? उस आदमी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मिस्टर शर्मा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप कौन? ईशान ने विनम्रता से पूछा। व्यक्ति बोला, मेरा नाम अंशुमान गुप्ता है, गुप्ता मार्शल आर्ट स्कूल का मालिक। ईशान चौंक गया। वही गुप्ता जिनका ओंजा खानदान से मुकाबला है? अंशुमान मुस्कुराए। नहीं सोचा था कि आप हमारे स्कूल को जानते हैं। ईशान ने हल्का सा हंसकर कहा, किस्मत भी कितने खेल खेलती है। अंशुमान कुछ समझे नहीं। ईशान ने कहा, अंदर चलिए, चाय पीजिए। अंशुमान उनके साथ विला में चले गए। अर्जुन वर्धन चाय लेकर आया। अंशुमान ने कहा, इतनी ऊंची कला लेकिन इतने विनम्र, कमाल है मिस्टर शर्मा। ईशान हंसकर बोले, मैं तो बस साधारण आदमी हूं। अंशुमान ने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर आप साधारण हैं तो हम तो बिल्कुल ही बेकार हैं। कुछ पल बाद ईशान ने सीधा पूछा, गुप्ता साहब, बताइए क्या चाहिए? अंशुमान के आदमी ने एक गिफ्ट बॉक्स आगे बढ़ाया। अंदर 10 साल पुरानी जंगली जिनसेंग थी। अंशुमान ने कहा, कृपया इसे स्वीकार करें। ईशान बोला, बिना मेहनत का इनाम पसंद नहीं, साफ साफ कहिए। अंशुमान ने आखिरकार कहा, हमारा मुकाबला ओंझा खानदान से है। सब बाहर से मास्टर बुलाते हैं। ओंझा लोग किसी बड़े आदमी को बुलाएंगे। हमारे पास इतना दम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी तरफ से मुकाबला लड़ें। यह सुनकर ईशान सच में हैरान रह गया। कल ओंझा खानदान, आज गुप्ता खानदान? उसने पूछा, सुना था आप भी कोई बड़ा मास्टर बुला रहे हैं? अंशुमान कड़वी हंसी के साथ बोले, वो सिर्फ ओझा लोगों को डराने का तरीका था। ईशान चुप रहा तो अंशुमान उठ खड़े हुए। पता था आप मना करेंगे, परेशान करने के लिए माफी। वह जाने लगे। ईशान ने मुस्कुराकर पूछा, अपनी जिनसेंग छोड़कर जा रहे हैं? अंशुमान बोले, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती, और बिना पलटे आगे चल दिए। अंशुमान का यह व्यवहार ईशान के दिल को सच में छू गया, और उसे थॉमस ओझा को भी दिखाना था कि उनका मास्टर लुका रावत कुछ नहीं है। ईशान ने अचानक आवाज लगाई, रुकिए। 18 नवंबर सुबह 8:46 कुड अब्दुल 0। अंशुमान गुप्ता रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर बहुत विनम्रता से कहा, मिस्टर शर्मा, और कोई सेवा? ईशान खड़े हुए और जिनसेंग का डिब्बा उठाकर वापस उनकी ओर बढ़ा दिया। अंशुमान चौंक गए, घबराकर बोले, ये क्या मतलब है मिस्टर शर्मा? ईशान ने बिल्कुल शांत और साफ लहजे में कहा, मैंने वादा किया है, इस बार गुप्ता मार्शल आर्ट स्कूल जरूर जीतेगा, और ये जिनसेंग वापस ले जाइए। इस बार मैं आपकी मदद मुफ्त में कर रहा हूं। सच तो यह था कि ओंझा खानदान का कल वाला रवैया ईशान को बर्दाश्त नहीं हुआ था, और अंशुमान गुप्ता, उनका तरीका, उनकी इज्जत देना, सब बिल्कुल उलट था। ऐसे इंसान की मदद तो ईशान बिना जिनसेंग के भी कर देता। अंशुमान कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों। फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। मिस्टर शर्मा, क्या आप सच में ये कह रहे हैं? एकदम सच, ईशान ने ठंडे लेकिन भरोसेमंद लहजे में कहा। अंशुमान की खुशी छुप नहीं रही थी। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया और बोले, लेकिन सुना है थॉमस ओझा ने आंतरिक शक्ति वाला मास्टर बुलाया है, आप सावधान रहिएगा। ईशान हल्के से हंस पड़े। उसे तो मैं एक उंगली से भी कुचल सकता हूं। वो मास्टर प्रथम श्रेणी वाली आंतरिक शक्ति तक ही सीमित था। ईशान के आगे उसकी कोई औकात नहीं थी। अंशुमान ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और वापस निकल गए। मुकाबला अगले दिन ही था। ईशान के अंदर हल्का सा जोश उठ रहा था। यह मुकाबला आम लोगों के लिए तो बस एक खेल था, लेकिन लखनऊ के अमीरों और मार्शल आर्ट की दुनिया में यह बहुत बड़ी बात थी। लोग तो इस पर पैसे तक लगा रहे थे। ओझा और गुप्ता खानदान की पुरानी दुश्मनी सब जानते थे। हर साल मुकाबला होता था और हर साल गुप्ता हार जाते थे, पर अंशुमान ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अगला दिन अंशुमान ने ईशान को लेने के लिए अपनी गाड़ी भेजी थी, पर ईशान ने मना कर दिया। वह अर्जुन और अर्जुन वर्धन के साथ खुद ही लखनऊ जिम्नेजियम पहुंच गया। वहां पहले से ही भीड़ लगी थी। टिकट 4-4 हजार में बिक रहे थे।
अंदर थॉमस ओझा, कुमुद ओझा और उनके लोग बड़े ठाठ से बैठे थे। कुमुद ने लाड़ भरे अंदाज में कहा, लुका, जल्दी खत्म कर देना, बाद में मुझे शॉपिंग पर भी जाना है। लुका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शॉपिंग क्या, मुकाबला जीतते ही तुझे डांस पार्टी ले चलूंगा। कुमुद की आंखें चमक उठीं। सच में? थैंक यू लुका। थॉमस ओझा अपने खास ठाठ में आंखें मूंद कर बैठे थे। लखनऊ के कई व्यापारी आकर उनसे हाथ मिला रहे थे। उनका रुतबा साफ दिख रहा था। उसी समय रोहन राठौर ने झुककर कहा, गुरुजी, अंशुमान गुप्ता आ गए हैं। थॉमस ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और बोले, चलो अपने गुप्ता साहब से मिलते हैं। वो लुका, रोहन और बाकी लोगों को लेकर अंशुमान की तरफ बढ़े। थॉमस ने हंसकर कहा, गुप्ता साहब, बहुत दिन बाद मुलाकात। अंशुमान शांति से बोले, ओझा साहब, आप तो जल्दी आ गए। थॉमस ने हल्की हंसी दी, जल्दी खत्म करके घर जाना है, सबको अपना अपना काम होता है। अंशुमान ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। थॉमस चारों तरफ देखने लगे। आपका शिष्य दिख नहीं रहा, कहीं ये बच्चा तो नहीं? उन्होंने अंशुमान के साथ आए एक नौजवान पर उंगली कर दी। ये तो मेरी एक मुक्का भी नहीं सह पाएगा। वो नौजवान गुस्से से भर गया, पर अंशुमान ने हाथ उठाकर रोक लिया। अंशुमान बोले, ये मेरा शिष्य नहीं है, मेरा शिष्य अभी तक पहुंचा नहीं है। थॉमस ने ठट्ठा मारकर कहा, डर के मारे नहीं आया होगा। लुका भी हंस पड़ा। गुप्ता साहब, आपका आदमी नहीं आया तो क्यों ना मैं आपसे ही लड़ लूं, सीधा फैसला हो जाएगा। अंशुमान का चेहरा गुस्से से भर गया। ये सीधे सीधे बेइज्जती थी। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक, गुप्ता साहब, देर हो गई, माफ कीजिए। सबने मुड़कर देखा। प्रवेश द्वार से ईशान शर्मा अंदर आ रहा था, आत्मविश्वास से भरा, सीधी चाल, और उसके पीछे अर्जुन वर्धन व अर्जुन। वो सीधे अंशुमान गुप्ता की तरफ बढ़ रहा था और पूरे जिम्नेजियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ईशान शर्मा अर्जुन और अर्जुन वर्धन के साथ धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ा। अंशुमान गुप्ता ने उसे देखते ही राहत की सांस ली। मिस्टर शर्मा, आप आ गए। लेकिन थॉमस ओझा और उसके लोगों के चेहरे एकदम उतर गए। थॉमस ने आंखें सिकोड़कर कहा, तू? ईशान ने हंसकर जवाब दिया, मैं क्यों नहीं हो सकता। कुमुद ओझा गुस्से से कांपते हुए बोली, हरामी गद्दार, तूने साइड बदल ली। ईशान ने उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी दी। गद्दार? मेरा और तुम्हारा कौन सा रिश्ता था? कुमुद ने झुंझलाकर कहा, हमने जिसे एक बार बुला लिया वो किसी और का काम नहीं कर सकता, ये नियम है। ईशान ने उसे घूरकर बोला, पूरी दुनिया को अपना बाप मत समझ, अगर तू लड़की ना होती तो अभी तक थप्पड़ पड़ चुका होता। यह सुनकर कुमुद और भड़क गई। वो ईशान के बिल्कुल नजदीक आकर चिल्लाई, मारना, हिम्मत है तो मार। ईशान ने हंसते हुए कहा, माफ करना, मैं कुत्तों पर हाथ नहीं उठाता। तूने मुझे कुत्ता कहा? कुमुद गुस्से से कांपने लगी और हाथ उठाने ही वाली थी, लेकिन लुका रावत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुस्कुराया और बोला, कुमुद, बदला चाहिए ना, मौका तो शानदार है। कुमुद जैसे सब भूल गई। वो उछलकर बोली, लुका, इसे बुरी तरह पीटना। लुका की आंखों में पागल सी चमक थी। फिक्र मत कर, इसकी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। थॉमस ओझा भी मुस्कुराया, सही कहा, निष्पक्ष मुकाबला है, तिवारी खानदान भी कुछ नहीं कह पाएगा। अंशुमान गुप्ता हैरान थे। उन्होंने पूछा, आप लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को? थॉमस ने हल्की हंसी दी, बस रास्ते में मुलाकात हो गई थी। कुमुद ने नाक सिकोड़कर कहा, ऐसे कचरे को कौन जानता है। ईशान ने किसी से बहस नहीं की और जाकर चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। जिम्नेजियम में भारी भीड़ जमा थी। लोग ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। अरे ये तो वही ईशान शर्मा है, बेंजामिन हिल की बाजू तोड़ दी थी इसने। तिवारी खानदान का हाथ न हो तो ये कुछ भी नहीं। ईशान ये सब सुन रहा था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उधर कुमुद लुका से दांत पीसकर बोली, मैं चाहती हूं इसकी दोनों टांगें टूटें। लुका ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तेरी मर्जी। सारी बातें भले ही धीरे हो रही थीं, लेकिन ईशान के कान तेज थे। वह सब सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, इतनी सी बात पर किसी की टांगें तोड़ने की सोच, सच में जालिम लोग हैं। थोड़ी ही देर बाद उद्घोषक मंच पर आया और मुकाबला शुरू होने का ऐलान कर दिया। मंच पर चढ़ने से पहले थॉमस ओझा ने चिल्लाकर कहा, लुका, कोई रहम मत करना,
लुका ने सिर झुकाकर कहा, निश्चिंत रहिए। अंशुमान गुप्ता चिंतित थे। उन्होंने धीरे से कहा, मिस्टर शर्मा, सावधान रहिएगा। ओझा खानदान बहुत जालिम है। ईशान मुस्कुराया, गुप्ता साहब, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दोनों मंच पर पहुंच गए। लुका ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अगर कुमुद से माफी मांग ले तो छोड़ दूंगा। ईशान ने सिर हिलाकर कहा, बहुत देर हो चुकी है, अब तुझे मौका नहीं मिलेगा। यह सुनकर लुका जोर से हंसा। घमंडी हरामी, आज तुझे आंतरिक शक्ति की असली ताकत दिखाता हूं। वो चीखते हुए मुट्ठी तानकर पूरी स्पीड से ईशान पर झपटा। उसका वार सीधा जान लेने जैसा था। भीड़ चिल्ला उठी, वाह क्या स्पीड! ये लड़का तो गया। लुका की मुट्ठी ईशान के चेहरे से 1 इंच दूर थी और उसी पल ईशान ने बहुत धीरे से हाथ उठाया। चटाक! कोई देख भी न पाया कि कब क्या हुआ। लुका की मुट्ठी हवा में ही रुक गई। ईशान ने उसकी कलाई ऐसे पकड़ ली जैसे किसी बच्चे का हाथ पकड़ता हो। लुका की आंखों में डर की पहली चमक उभर गई। 28 नवंबर सुबह 8:55 कुड अब्दुल 0। लुका रावत का चेहरा देखते ही हर कोई दंग रह गया। पूरा जिम्नेजियम अचानक बिल्कुल शांत हो गया, जैसे सबकी सांस अटक गई हो। किसी ने धीरे से कह दिया, ये अभी क्या हुआ? मंच के नीचे खड़ी कुमुद ओझा गुस्से में चिल्ला पड़ी, लुका, मजाक मत कर, जल्दी इस कमीने को पीट। कुमुद की बात सुनकर लुका की हालत और खराब हो गई। उसके मन में आया, मजाक? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा, पागल लड़की। ईशान ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, यही है तेरी बहुत बड़ी वाली आंतरिक शक्ति। लुका तिल मिला गया। उसने दांत पीसकर कहा, मुझे कम मत समझ। उसने दूसरी मुट्ठी तानी और पूरी ताकत से ईशान के चेहरे पर वार कर दिया। इस बार उसने अपना पूरा दम लगा दिया, जान तक निकालने वाला वार, मगर ईशान वहीं खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। लुका की मुट्ठी जैसे लोहे की दीवार से टकराई। उसके हाथ में ऐसी दर्द की लहर दौड़ी जैसे हड्डियां चटक गई हों। यह कैसे हो सकता है? लुका का चेहरा विश्वास से बाहर हो गया। ईशान हल्के से बोला, लगता है तुम्हारी आंतरिक शक्ति ज्यादा काम की नहीं। लुका ने हाथ छुड़ाना चाहा, मगर ईशान के हाथ में फंसकर उसकी हालत बच्चे जैसी हो गई। डर उसके दिल में गहराता गया। उसे समझ आ गया कि वो ईशान के सामने टिक ही नहीं सकता। जैसे तैसे उसे बस भागना था। उधर कुमुद फिर से चिल्लाई, लुका, जल्दी इसकी बाजू तोड़ दे, कोई रहम मत करना। लुका का मन हुआ, काश मैं जाकर सबसे पहले तेरा ही मुंह तोड़ दूं। ईशान ने मुस्कुराकर पूछा, मेरी बाजू तोड़ना चाहता है? लुका के सिर से पसीना बहने लगा। वो जल्दी जल्दी बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सच? ईशान ने हल्की हंसी दी। फिर उसने एक उंगली से लुका के सीने को हल्का धक्का दिया। हां, सिर्फ एक उंगली से। और लुका पूरे शरीर समेत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। पसलियां जैसे टूट ही गईं। सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर से पूरा मैदान शांत हो गया। लोगों ने आंखें फाड़ दी। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतने हल्के धक्के में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। थॉमस ओझा का चेहरा काला पड़ गया। कुमुद दौड़कर लुका के पास पहुंची। उसे उठाते हुए चिल्लाई, ईशान, तूने मेरे लुका पर इतना जुल्म किया? तुझे शर्म नहीं आती? ईशान को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। बेशर्मी की भी हद थी। नीचे बैठे अंशुमान गुप्ता हंसते हुए बोले, ओझा साहब, लगता है आपका बुलाया हुआ मास्टर थोड़ा फीका था। थॉमस की हालत खराब हो गई। अब तो ईशान से दुश्मनी भी लग गई और जलील भी हो गए। अंशुमान बोले, ओझा साहब, आपका शिष्य अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मुकाबला खत्म माने। थॉमस ने गुस्से में दांत पीसे और अचानक चिल्ला दिया, यह मैच फिक्स था। अंशुमान ने लुका को पैसे देकर हरवाया है। बात सुनते ही भीड़ में कोहराम मच गया। लोग अब ईशान पर शक करने लगे। हां, तभी तो ये इतना उड़ गया। सही बोला, गुप्ता स्कूल की चाल है। ईशान जैसा लड़का लुका को कैसे हरा सकता है? कुमुद भी तुरंत टाइमिंग पकड़कर बोली, हां, अब समझ आया, मुझे डर ही लग गया था। और उसने लुका की पीठ पर ऐसी जोर की थाप मारी कि बेचारे की टूटी पसलियों से चीख निकलने ही वाली थी। लुका ने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे पूछ रहा हो, तू मेरा दुश्मन है क्या? थॉमस अब पूरी भीड़ के सामने खुद को विजेता समझ रहा था। वो घमंड से बोला, अंशुमान, चाहे तुम मैच जीत गए हो, पर तुम्हारी इज्जत हार गई। अंशुमान गुस्से में कांप रहे थे,
पर जवाब नहीं दे पा रहे थे। थॉमस हंसता हुआ बोला, अब ये तमाशा खत्म। सबने देख लिया गुप्ता स्कूल का असली चेहरा। मैं जा रहा हूं। वो मुड़कर चलने लगा। तभी ईशान की ठंडी आवाज आई, रुकिए। थॉमस रुक गया, हंसी के साथ बोला, और क्या चाहिए तुम्हें? ईशान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अभी आपने कहा कि गुप्ता साहब ने लुका को खरीद लिया, तो ऐसे करिए, आप खुद मेरे सामने एक राउंड लड़ लीजिए।